हेलो एवरीबॉडी। आज बेटा जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इंड AS 36 की करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 जो बना है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पे। बेटा कभी भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना हो तो सबसे पहले कोशिश करो यह समझने की कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बना। ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी ना किसी समस्या के समाधान के लिए बने थे। कोई ना कोई ऐसी बात होती रही है इकोनॉमी में जिसको लोगों ने मिसयूज किया है। जिस चीज का लोगों ने मिसयूज किया है, लोगों ने धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए उस चीज से आम नागरिक को, आम शेयर होल्डर्स को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, एक आम आदमी को जो पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, उसको बचाने के लिए ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं ताकि करेक्ट रिपोर्टिंग हो सके। तो इसी लीग में शामिल है इंड AS 36, इंड AS 36 ऑन इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। बेटा मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक कंपनी थी, बहुत साल पहले की बात है, एक कंपनी थी, मैं नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहा हूं टी शेप, जल्दी समझ में आती है। उसकी शेयर कैपिटल थी 10 रुपए वाली, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख। रिजर्व्स थे 90 लाख। लायबिलिटीज थी आउटसाइडर्स के प्रति 100 लाख, एग्जाम्पल्स के लिए बता रहा हूं, और एसेट्स थे 200 लाख। बैलेंस शीट मैच है। बुरा वक्त आया कंपनी के ऊपर, सबके ऊपर आ जाता है, कोई खास बात नहीं। कंपनी की जो अर्निंग है पर शेयर जो है 2 रुपए रह गई। 2 भी नहीं, मुझे ध्यान नहीं, शायद इससे भी कम हो गई थी। चलिए एग्जाम्पल के लिए, किस्सा पुराना है, 50 पैसे रह गई, 50 पैसा। और कंपनी पास्ट में जो डिविडेंड देती रही है, पास्ट DPS जो कंपनी डिक्लेयर करती रही है, वो 2 रुपए का करती रही है, 2 रुपीज पर शेयर। अब इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस आ गया शेयर का, क्योंकि इसकी अर्निंग गिर चुकी थी, वो आ गया, जो अर्निंग गिरने की वजह से करीबन 15 रुपए। अब जो आम शेयर होल्डर होते हैं, जो अनइन्फॉर्म्ड शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास अंदर की जानकारी नहीं होती, उनके लिए तो ये कंपनी एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो गई, बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई। कैसे, हिसाब लगाइए। अब इस कंपनी का अगर आप VPS देखिए, वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व 90 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। तो शेयर की जो वैल्यू है, 10 रुपए के शेयर है ना, 10 लाख, तो 1 लाख शेयर हो गए। 10 रुपए के जो शेयर की बुक वैल्यू आई, VPS वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, बहुत अट्रैक्टिव हो गई। कितनी हो गई? 100 रुपीज। अब कई लोग बात कर रहे थे कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। हमें लगा भाई 2 बातें हो सकती हैं, एक कंपनी बंद ना हो, कंपनी को इतने कम प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसको कॉन्फिडेंस है कि हम आने वाले वक्त में अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए पास्ट प्रॉफिट्स में से वो डिविडेंड दे रही है, कंपनी के अंदर जान है, ऐसा हमने सोचा। आम आदमी को ऐसा दिखाई देगा।
दूसरा, भाई साहब मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है सिर्फ 15 है और बुक वैल्यू के हिसाब से 100 रुपए, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर मार्केट प्राइस आ गया। आम आदमी सोचता है यार कंपनी के प्रॉफिट गिर गए ना तो मार्केट तो ओवर रिएक्ट करती है, ज्यादा रिएक्ट करके रेट काफी कम हो गया। उनको लगा ये शेयर खरीद लेने चाहिए। तो मार्केट में वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों ने यह बात फैला दी कि यह कंपनी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव बाइंग है, इसको खरीदो क्योंकि इसका शेयर पहले जो चल रहा था पास्ट में 250 के आसपास चल रहा था, गिर के 15 रुपए आ गया है और अभी अच्छा वक्त इसका आएगा और इसका शेयर भाग खड़ा होगा। दूसरा, लोगों को यह कहा जा रहा था, आम सर्कुलेशन में बात फैल रही थी, कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड देती है, तो देखा जाए 15 रुपए में आप शेयर खरीदोगे तो 7.5 साल में तो आपके 15 रुपए वैसे ही घर में बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा। तो लोगों को लगा कि इस शेयर को खरीदना चाहिए और भारी तादाद में आम जनसंख्या ने इस शेयर को खरीदा। और शेयर बेच कौन रहा था? कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट। तब इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं था। बेचने वाले थे कंपनी का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रमोटर्स थे वो अपने शेयर बेच रहे थे, खरीदने वाली थी आम जनता, आप और मैं। 6 महीने साल ये गाड़ी चलती रही। बाद में अनाउंस हुआ कि भाई ये कंपनी नहीं चल पाएगी, इसको बंद करना पड़ेगा। हम खुश कि बंद करना पड़ेगा, 100 रुपए वैल्यू पर शेयर आ रही है तो कुछ तो मिलेगा ही, 100 का 70, 80, 90 तो मिलेगा ही। पर जब कंपनी के बेचने की बारी आई तो ये जो एसेट्स हैं मुश्किल से 112 लाख के बिके, मुश्किल से। $100 लाख की लायबिलिटी थी जो माइनस हो गई, बचे 12 लाख। कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, उसको पेमेंट करना पड़ गया 15-16 लाख की। नेट में कंपनी की वैल्यू नेगेटिव में चली गई और शेयर होल्डर्स को क्या मिला? ठन ठन गोपाल। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट था जिनका, जो मैनेजमेंट थी, प्रमोटर थे, उन्होंने जानबूझ के 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया। एक तो 2 रुपए उन्हीं के पास सारे शेयर थे तो 2 रुपए उन्हीं को मिल गए। मार्केट में रिमर फैलाई 2 तरह की, एक कि मार्केट में सिर्फ लॉस हुआ है तो प्रॉफिट काफी गिर गया है इसलिए कंपनी का शेयर 15 रुपए आ गया। कंपनी की नीयत अच्छी है इसलिए 2 रुपए का डिविडेंड अभी भी दे रही है। कंपनी की बुक वैल्यू बहुत अच्छी है तो आम जनसंख्या को, आम जनता को लगा ये शेयर खरीदने वाला है और वो होल्ड में इस शेयर को खरीदते रहे। और बेचने वाले कौन थे? कंपनी के मैनेजमेंट के लोग। क्योंकि बेसिकली ये 15 रुपए भी वैल्यू ज्यादा थी, कंपनी की वैल्यू उस वक्त नेगेटिव हो चुकी थी क्योंकि जो उसके एसेट्स हैं वो इंपेयर्ड हो चुके थे। चूंकि उस वक्त ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं था इसलिए किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट को दिखाना चाहिए। तो इस तरह के एक नहीं बेटा कईयों किस्से हुए, कईयों फ्रॉड हुए, कई लोग मारे गए मतलब जान से नहीं, फाइनेंशियली मारे गए, उनको बहुत नुकसान का सामना किया। और बाद में मैं बताऊंगा नहीं किस किस कंपनी का नाम इसमें इन्वॉल्व है। कंपनी के शेयर बहुत कम हो गए और इतने बड़े लोग हैं जिनके रिलेटिव्स आज भी बहुत अच्छी हमारे देश की कमिटीज के मेंबर हैं, उन कंपनियों के शेयर्स बर्बाद हो गए और वो कंपनियों को आज भी कुछ नहीं पता। तो इस तरह से लोगों को चीट किया जाता था किसी जमाने में। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमारी अकाउंटिंग बॉडी ने हमारे देश में जो है एएस आया, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का। इस वक्त इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो कवर होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 के अंडर कवर होता है। तो ये थी बेटा इसकी इंट्रोडक्शन कि क्यों इंपेयरमेंट ऑफ एसेट जरूरी है। अगर इंपेयरमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है भाई जो एसेट्स है उसको अपनी ट्रू वैल्यू पे दिखाओ। अगर एसेट की वैल्यू नहीं है उतनी जितनी वो बुक्स में चल रही है उसको घटाओ ताकि बैलेंस शीट जो कंपनी की है वो ट्रू पोजीशन दिखाए। कोई जरूरत नहीं है एसेट को बुक वैल्यू पे दिखाने की क्योंकि बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स को मिसलीड कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स की जो ट्रू वैल्यू है वो बुक वैल्यू से बहुत कम हो। तो ये गलत है कि एसेट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं।
एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखाना चाहिए। अगर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का केस है तो एसेट की वैल्यू को घटा देना चाहिए ताकि कोई शेयर होल्डर घाटे का सौदा ना करे। तो बेटा ये कारण था जिसकी वजह से इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं जब मैं इसके प्रोविजन समझाऊंगा तो इस थीम को ध्यान में रखेंगे अगर आप, तो आपको बहुत अच्छे से ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आ जाएगा। आगे की वीडियोस में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थियोरेटिकल वे में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको उसका बेस बताया, कारण बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी था। और इस कारण को अगर आप इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जो बातें मैं बताऊंगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती रहेंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम कोई नहीं है, थीम पता होना चाहिए, राइट। आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाते हैं, AS 36 को। ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में एक प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल के द्वारा समझा चुका हूं। आइए अब इसको कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर्स दैट एन एंटिटी अप्लाइज टू एंश्योर दैट इट्स एसेट्स आर कैरिड एट नो मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट। आ गया ना थिंग। तो इस स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है कि इन बैलेंस शीट यू शुड शो योर एसेट एट दैट प्राइस which is close to their recoverable amount, which is not more than the recoverable amount, which is true value. एसेट्स को बैलेंस शीट में उस वैल्यू पे दिखाएं जो आप रिकवर कर सकते हैं, जो आप हासिल कर सकते हैं, जो उसकी असली वैल्यू है। ओवर वैल्यूएशन एसेट का ना करें। तो पर्पस क्या हो गया अगर हम शॉर्ट में लिखें, अवॉइडेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो है अवॉइड करना है। आगे देखिए, एन एसेट इज कैरिड एट मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट इफ इट्स कैरिंग अमाउंट exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset। कहता भाई इंपेयरमेंट कब होती है एसेट की? हम कब कह सकते हैं कि बुक्स के अंदर एसेट को ज्यादा वैल्यू पे दिखाया गया है? अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट मतलब वो वैल्यू जिसमें आप एसेट को बुक्स में दिखा रहे हो। इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज मोर देन the amount which can be recovered by use or sale of that asset। भाई एसेट को या तो यूज करोगे आप या बेचोगे। तो यूज करके उससे क्या प्राप्त कर सकते हो और बेचकर उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हो, वो जो वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से ज्यादा आप एसेट्स को बुक में कैरी कर रहे हैं तो यह केस हो गया इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का, राइट। आगे देखिए, if this is the case the asset is described as impaired and the standard requires the entity to recognize an impairment loss। तो ये स्टैंडर्ड कहता है ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हमारी एसेट्स इंपेयर्ड हो चुकी हैं और जो इंपेयरमेंट लॉस है उसको बुक्स में दिखाया जाए, एसेट्स को अपनी ट्रू वैल्यू पे लाया जाए, प्रॉफिट्स को कम किया जाए क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया है, कंपनी को लॉस हो गया है, इसलिए एसेट्स की वैल्यू को कम किया जाए। द स्टैंडर्ड ऑल्सो स्पेसिफाइज व्हेन एन एंटिटी शुड रिवर्स एन इंपेयरमेंट लॉस एंड प्रिस्क्राइब्स डिस्क्लोजर्स। तो स्टैंडर्ड यह भी कहता हो सकता है आज आपकी एसेट की वैल्यू घट गई हो, इंपेयरमेंट लॉस हो गया हो, तो आप उस लॉस को दिखा दो। और हो सकता है कल को स्थिति बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए और एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, तो जो आपने इंपेयरमेंट लॉस पहले दिखाया है आप उसको रिवर्स कर सकते हैं।
तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सभी बातों से डील करता है, और क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने जरूरी है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो इंड AS 36 याद करिए, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है, और ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया जिसकी वजह से आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है मैं उम्मीद करता हूं क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्या कहते हैं आप?